हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव जो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और साथ ही यशिका भी। यशिका को मंदिर जाना था, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को प्योर रखना चाहती थी। ध्रुव जो जैसे तैसे करके यशिका को अपने हाथ से ही साड़ी पहना देते हैं, और यशिका भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इशिका ने इस वक्त पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती जो साड़ी में और ज्यादा निखर कर आ रही थी। इशिका ने हमेशा की तरह अपने बाल को खुला ही छोड़ रखा था। वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलती है और खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मानना पड़ेगा, तैयार अच्छा करते हैं आप। तो उसे शीशे में देखते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों को छुआते हुए धीरे से कहते हैं, मेरी बीवी है इतनी खूबसूरत कि मैं कैसे भी तैयार करूं, खूबसूरत ही लगेगी। इशिका जो ध्रुव की बात पर एग्री करते हुए कहती है, वैसे ये बात तो सही है, आपकी चॉइस है काफी अच्छी। चलिए मैं जा रही हूँ, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा। हाँ, और ये बोलकर वो नीचे जाने लगती है। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी थी कि तब तक ध्रुव उसकी कलाई पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ओ हेलो, पेमेंट कहाँ है? इशिका जो कहती है, क्या? ध्रुव जो कहते हैं, पेमेंट कहाँ है? मैंने तुम्हें इतना देर से तैयार किया है। इतने टाइम में अगर मैं अपने बिजनेस पर काम करता तो शायद करोड़ों की प्रॉफिट हो जाती मुझे। ध्रुव की बात सुनकर इशिका हैरान होते हुए पूछती है, आपको इन सब के लिए पेमेंट चाहिए? आप ये सब पैसों के लिए कर रहे थे? ध्रुव जो कहते हैं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, हर काम अपने प्रॉफिट के लिए करता हूँ। तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, मुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इशिका जो कहती है, और क्या चाहिए मेरे पतिदेव को मुझसे? ध्रुव जो एक आई विंक करते हुए कहते हैं, वैसे चाहिए तो मुझे एक छोटी सी बेबी प्रिंसेस भी, लेकिन उसके बारे में हम रात में बात करते हैं। फिलहाल अगर तुम एक छोटा सा प्यारा सा किस दे दो तो उसमें भी काम चल जाएगा। इशिका जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ सही बात है, आपको तो बस यही सब चाहिए होता है। चलिए आंखें बंद करिए फटाफट से। जैसे ही ध्रुव अपनी आंखें बंद करते हैं, इशिका ध्रुव के हाथों से अपनी कलाई को छुड़ाती है और उनसे बाहर भाग जाती है। ध्रुव जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो इशिका जो रूम के बाहर भाग चुकी थी। ध्रुव भी अपने कदम को उसके पीछे बढ़ा देते हैं और वो रूम से बाहर आते हुए इशिका को देखते हैं। इशिका जो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, और वह जल्दी से जाकर हॉल में अपनी आस्था माँ के पीछे छुप जाती है और ध्रुवेश को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, जल्दी चलिए। ध्रुव जो ऊपर से उसे देखते हुए कहते हैं, आओगी तो है ना मेरे पास दोबारा, तब बताऊंगा तुम्हें। आस्था जी जो पूछती हैं, क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है? क्या कांड करके आई है ये? ध्रुव जो कहते हैं, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम लोग इसे शॉर्ट आउट कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। इशिका जो एक बार ध्रुव की तरफ पीछे मुड़कर देखती है, और फिर वो ईशान और आस्था जी और साथ ही ध्रुव जो इस वक्त इशिका की गोद में था, वो सारे लोग मंदिर की तरफ निकल जाते हैं कि तभी ध्रुव के फोन पे किसी का कॉल आता है। वो देखते हैं कि ये उनके बॉडीगार्ड का कॉल था। वो कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं, बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर ऑल क्लियर। राधा कृष्ण वाले मंदिर में सर हम लोगों ने पूरी तरह से अपने बॉडीगार्ड को इधर उधर फैला रखा है, कोई प्रॉब्लम आई तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। ध्रुव जो कहते हैं, प्रॉब्लम आने की कोई चांस नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, समझ आई बात? ध्रुव तब तक चैन से नहीं बैठे थे जब तक उनकी पूरी फैमिली वापस मंदिर से लौट कर नहीं आ गई थी। लगभग 2 घंटे के बाद इशिका जो ध्रुवेश को लेकर रूम में आते हुए कहती है, चलो पापा से मिलकर आते हैं। ध्रुवेश भी बाहर घूमकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी। इशिका जो अंदर आती है तो वो देखती है कि ध्रुव जो किसी सोच में गुम थे। ध्रुव जो अपने फोरहेड के बीच में अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कुछ सोचे जा रहे थे। इशिका जैसे ही ध्रुव को किसी गहरी सोच में डूबे हुए पाती है, वो ध्रुवेश से कहती है, एकदम शांत रहना, कुछ बोलना मत, हम दोनों लोग मिलकर पापा को डराएंगे, हाँ? और ये बोलकर वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगती है। ध्रुव जो इस वक्त बेड के सिरहाने से टेक लगाए हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी इशिका जो धीरे से आकर ध्रुव के कान में कहती है, पतिदेव जी कहाँ गुम है? इशिका की आवाज जैसे ही ध्रुव सेंस करते हैं, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर इशिका को देखते हैं।
वहीं ध्रुविश भी उनके पास आने के लिए कब से बेताब हो रहा था। वो तुरंत ही अपनी बाहें फैलाकर अपने पापा को देखने लगता है। ध्रुविश को देखते ही ध्रुव का चेहरा, जो अभी तक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो तुरंत ही स्माइल करने लगते हैं और अपने बच्चे को हाथ में लेते हुए कहते हैं, आ गया मेरा हीरो। और ये बोलकर वो उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, कहाँ कहाँ घूम कर आए? इशिका जो कहती है, बहुत जगह घूम कर आए हम। जैसे ही ध्रुव ये सुनते हैं, वो इशिका को घूर कर देखते हुए पूछते हैं, क्या मतलब, कहाँ कहाँ गई थी? इशिका जो कहती है, पहले हम राधा कृष्ण के मंदिर गए, उसके बाद से हम मॉल गए और फिर हमने होटल में खाना भी खाया। ध्रुव जो कहते हैं, व्हाट? तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ राधा कृष्ण के मंदिर जा रही हो। अचानक से ध्रुव एकदम से बेड से खड़े हो जाते हैं और उनकी आवाज जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ध्रुविश डर जाता है और वो थोड़ा रोने जैसा मुंह बनाने लगता है। इशिका जो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, क्या हो गया? मंदिर के बाद हमने सोचा कि थोड़ा दूर और घूम लेते तो। ध्रुव जो कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड इशिका? आज सुबह ही मैंने समझाया था ना कि तुम्हें जहां भी जाना है मुझे इन्फॉर्म करके जाना। ध्रुव जो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि तभी ध्रुविश जो तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। इशिका जो तुरंत ही ध्रुविश को अपने गोद में लेते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता आपकी प्रॉब्लम, आप चाहते क्या मुझसे? आप एक काम करिए, मुझे जंजीर में बांध कर रखिए, ठीक है? मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। मुझे तो अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रखना आता है ना। सब कुछ तो आप ही मैनेज कर सकते हैं, आप भगवान हैं। और ये बोलकर वो भी एकदम गुस्सा करने लगती है। ध्रुविश अपनी मॉम डैड की इस तरह लड़ाई होता देखकर थोड़ा डर गया था और वो काफी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वहीं आस्था जी भी ध्रुव के लिए प्रसाद लेकर रूम में ही आ रही थी। ध्रुविश के रोने की आवाज सुन करके वो एकदम से अंदर आते हुए पूछती हैं, क्या हो गया, इतना जोर जोर से रो क्यों रहा है? बेटा आ जाओ, नानी के पास आ जाओ। और वो अपने हाथ से प्रसाद इशिका को थमाते हुए कहती हैं, ये प्रसाद है, ध्रुव जी को खिला देना, आ जाओ, नानी के पास आ जाओ। और वो ध्रुविश को लेकर के रूम से बाहर चली जाती हैं। उन्हें नहीं पता था कि इशिका और ध्रुव के बीच का माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है। ध्रुव जो इशिका से कुछ नहीं कहते और इशिका भी उस प्रसाद को वहीं टेबल पर रख देती है और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। ध्रुव भी इशिका से कुछ नहीं कहते और अपने स्टडी रूम की तरफ निकल जाते हैं। इशिका ने फर्स्ट टाइम ध्रुव से इस तरह बात की थी। आज तक कभी भी उन लोगों की शादी में आज तक जितने भी झगड़े हुए थे उसमें कभी भी इशिका ने इस टोन में ध्रुव से बात नहीं की थी और साथ ही ध्रुव ने भी कभी भी इशिका को इस तरह डांटा नहीं था। ध्रुव जो अपने बाल पर अपना हाथ फेरते हुए इशिका की बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो धीरे से खुद से ही कहते हैं, तुम नहीं जानती हो इशिका, तुम अभी दुनिया देखी नहीं हो, तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है जितना तुम्हारे साथ बीता है। मैं जानता हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमारे बीच होकर भी हमारे अपने नहीं हैं और वो तुम्हारे लिए और मेरे बच्चे के लिए खतरा बन सकते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इशिका, इसे अगर तुम अपनी जंजीर समझ रही हो तो वही समझो। आई डोंट केयर। ध्रुव जो अपने हेड सेक्रेटरी को कॉल करते हुए कहते हैं, पता लगाओ कि इशिका कहाँ कहाँ पर गई थी, मुझे उसके हर एक लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए राइट नाउ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके सर, लेकिन मैडम कहाँ कहाँ गई थी इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। और फिर आपने मना किया था ना सर, वो आपने कहा था कि इशिका मैडम को ज़रा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। ध्रुव जो कहते हैं, तो मैं क्या करूँ डैमेट, तुम्हें चाहे जहाँ से मन करे वहाँ से पता लगाओ, आई डोंट केयर, लेकिन इशिका कहाँ कहाँ गई थी मेरे बेटे को लेकर मुझे पता होना चाहिए। ध्रुव ये काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रहे थे। वहीं इशिका भी अब चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है और वो स्टडी रूम में ध्रुव को इस तरह चिल्लाता हुआ सुनकर स्टडी रूम के दरवाजे के पास आकर टिक कर खड़ी हो जाती है और अपने कान लगाकर ध्रुव की बातें सुनने लगती है। जैसे उसके कानों में ये बात पड़ती है कि इशिका उनके बेटे को लेकर कहाँ कहाँ गई, इस बारे में वो किसी से पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इशिका और ज्यादा तमतमा जाती है और उसकी मुट्ठी कस के बंद हो जाती है। वो खुद से ही कहती है, अच्छा तो अब इन्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है, अपने बेटे को लेकर इतना पॉसेसिव हो गए कि अपनी बीवी पर भी डाउट कर रही है। कितने कितनी बेवकूफ हूं मैं, इन्हें कभी समझ ही नहीं पाई, हमेशा सिर्फ इन्हें डाउट ही करना होता है। बात करें मुझसे, बताती हूँ मैंने। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आस्था जी भी ध्रुविश को लेकर अब रूम में ही वापस आ रही थी और वो जैसे ही इशिका को गुस्से में देखती हैं वो कहती हैं, क्या हो गया बेटा,
ये देखो ध्रुविश रो रहा है। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? इशिका ने इस वक्त व्हाइट कलर का स्लीवलेस टॉप पहन रखा था और साथ ही नीचे रेड कलर का लॉन्ग स्कर्ट। साथ ही उसके गोरे बदन, जो कि हल्के से भी अगर लाल पड़ते तो वो साफ नजर आने लगता था। इशिका का गोरा चेहरा जैसे ही लाल हुआ था, तुरंत ही आस्था जी समझ जाती है कि जरूर कोई बात है। इशिका जो बात को छुपाते हुए और अवॉइड करते हुए कहती है, कोई खास बात नहीं है मम्मी, वो बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और ये बोलकर वो ध्रुविश को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, चलो मम्मा आपको फीड करा दे, भूख लगी होगी ना आपको। और ये बोलकर इशिका जो उस रूम से बाहर जाने लगती है। आस्था जी जो उससे कहती हैं, कहाँ जा रही हो? अपने रूम में जाओ। इशिका जो कहती है, इतना बड़ा घर है, जरूरी थोड़ी ना दिन भर इसी रूम में रहूं, कहीं और भी तो जा सकती हूँ ना मैं। और ये बोलकर वो दूसरे रूम की तरफ निकल जाती है। आस्था जी समझ जाते हैं कि जरूर मामला कुछ गड़बड़ है और इशिका ध्रुव में जरूर कोई ना कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इशिका उस रूम में नहीं रहना चाहती। वहीं ध्रुव की भी एक लाइन से मीटिंग फिक्स हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी थोड़ी देर में ही पेंशन से बाहर निकल जाते हैं। हॉल में बैठी आस्था जी जो ध्रुव को देखते हुए कहती हैं, आप कहीं इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं? ध्रुव जो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जी थोड़ी देर में वापस आऊंगा। और ये बोलकर वो अपनी कदम आगे बढ़ाई थे कि उनके दिमाग में कुछ आता है और वो आस्था जी से कहते हैं, ईशान कहाँ है? आस्था जी जो कहती है, वो तो कह रहा था कि वो किसी काम से जा रहे हो ऑफिस, अब पता नहीं शायद ऑफिस ही गया होगा। ध्रुव जो कुछ सोचते हुए कहते हैं, ऑफिस? अगर ईशान इस वक्त ऑफिस में होता तो क्लाइंट मेरे साथ मीटिंग अटेंड करने की बात क्यों करता? और अगर मेरे साथ मीटिंग के बारे में कुछ ऐसी बात भी हुई होती तो ईशान को मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं रह गया अब। और वो फिर से एक बार आस्था जी की तरफ मुड़कर उनसे पूछते हैं, कितने बजे से निकला है वो? आस्था जी जो कुछ सोचते हुए कहती हैं, मंदिर तो हमारे साथ ही था, उसके बाद मॉल में कुछ शॉपिंग वगैरह किया इशिका ने, तब भी वो हमारे साथ था। जब हम लोग मॉल से बाहर निकले तो ईशान ने बोला कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो ऑफिस के लिए निकल रहा है, तो वो वहीं से चला गया था। ध्रुव जो कहते हैं, अपनी गाड़ी से गया था या किसी और के? आस्था जी जो कहती हैं, अपनी गाड़ी में तो नहीं गया था वो किसी और की गाड़ी में गया था, पता नहीं कोई और आया था उसे लेने के लिए। ध्रुव जो किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहते हैं, कौन हो सकता है जो ईशान को गाड़ी लेकर बुलाने आया था? और ईशान ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ईशान जो हमेशा छोटी से छोटी बात भी अपने भाई से बताया करता था, भले उसके भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, मगर ईशान जो अपने भाई को ही सब कुछ मानता था और ऑब्वियसली उसके भाई उसका इतना ख्याल भी जो रखते थे। एक तो इशिका का यूं मॉल और साथ ही होटल में जाना और ऊपर से ईशान का यूं अचानक से कहीं चले जाना, ध्रुव को ये सारी चीजें कोइंसिडेंट तो नहीं लग रही थी। ध्रुव जो फिर से थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने कोट को निकालकर अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए तुरंत ही मेंशन से बाहर के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं इशिका जो इस वक्त 3rd फ्लोर पर थी और वो अपने बच्चे को खिला रही थी, वो ध्रुविश को अपने डैड को दिखाते हुए कहती है, वो देखो आपके डैडा जा रहे हैं, आपको पता है कितने गंदे हो गए आपके डैडा, आपकी मम्मा पर डाउट कर रहे थे वो। ध्रुविश भी इशिका की बात ऐसे सुन रहा था जैसे वो सब समझ रहा हो और उसकी बात पर अपनी आंखें मटकाते हुए कहता है, जैसे इशिका ये सुनती है वो ध्रुविश को देखते हुए कहती है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्रुविश फिर से धीरे से हंसते हुए कहता है, हाँ। जैसे उसने इतना बोला था इशिका उसे गले लगाते हुए कहती है, अब तुम ही तो हो जो मेरे सारे दुख दर्द को समझोगे, तुम्हारे पापा तो अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, आज तक कभी भी कहीं पर भी मुझे बिना बताए नहीं गए वो, और आज देखो ऐसे मुंह फुलाकर निकल गए, जबकि गलती उन्हीं की थी ना, आपके डैडा की गलती है ना? ध्रुविश भी अपनी मम्मा के बात पर एग्री करते हुए कहता है, हाँ। शायद उसे बात समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर भी वो सिर्फ मम्मा को खुश करने के लिए सब कर रहा था। इशिका जो एकदम से खुश होते हुए कहती है, बड़ा हो गया मेरा लाल, अब तो सारी बातें समझने लगा है और मम्मी को सपोर्ट करने के लिए ना अब जल्दी से फटाफट से बड़े हो जाओ, ताकि जब मम्मा और डैडा की लड़ाई हो जाए तो आप मम्मा को सपोर्ट करो, ओके? और ये बोलकर इशिका से फिर से खिलाना शुरू कर देती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। एक तरफ इशिका को ध्रुव की लड़ाई से इतना फर्क नहीं पड़ा था, मगर दूसरी तरफ ध्रुव जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे इस बात को सोच सोच कर कि उन्होंने इशिका को इतना तेज कैसे डांट दिया,
चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, मगर ऋषिका के साथ इस तरह हाई टोन में बात करना, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और वो पहली बार अपनी किसी गलती पर यूं रिग्रेट कर रहे थे। आज तक ध्रुव ने जो भी कांड किए थे वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट रहते थे उस चीज को करने के बाद, मगर पहली बार ऋषिका से इस तरह बात करने के बाद ध्रुव को अपनी नजरों में ही बहुत ही गिल्ट फील हो रही थी। लेकिन वो ये सब कुछ ऋषिका और अपने बच्चे के लिए कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अब आने वाले टाइम में उनकी फैमिली में से किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो। ध्रुव की मीटिंग जो इस वक्त एक 7 स्टार होटल में थी। ध्रुव जो उस होटल में पहुंचते हैं और वहीं बाहर उनके क्लाइंट जो उनका वेट कर रहे थे, वो जैसे ही ध्रुव को देखते हैं वो अपना सर थोड़ा झुकाते हुए उन्हें ग्रीट करते और कहते हैं, आइए सर, आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर यू। बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मैं आपके साथ काम कर पा रहा हूँ। ध्रुव उसकी बात पर कोई रिप्लाई न देते हुए बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अपने एक हाथ में कोट लिए हुए अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ध्रुव ने ऋषिका और साथ ही अपने फैमिली के सामने ये साबित करने की पूरी कोशिश की थी कि वो अब पूरी तरह से ध्रुव कश्यप बन चुके हैं और अब माफिया वर्ल्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है और ना कोई कनेक्शन है। मगर ध्रुव की गाड़ी जो इस वक्त होटल तो अकेली आई थी, लेकिन उसके पीछे पीछे लगभग 5 से 6 गाड़ियां और खड़ी थीं जिसमें ध्रुव के ही बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। ध्रुव ने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था ताकि हर पल पल की इंफॉर्मेशन उनके सेक्रेटरी उनको देते रहे। होटल में 3 से 4 लोग और बैठे हुए थे जो कि ध्रुव का प्राइवेट लॉन्ज एरिया में वेट कर रहे थे। जैसे ही ध्रुव वहां आते हैं वो सारे लोग खड़े होते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो सर। और वो लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ध्रुव का रियल ई एस्टेट का बिजनेस था और उनकी कंपनी जो बड़े बड़े होटल्स और साथ ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। सामने बैठा एक क्लाइंट जो उनसे कहता है, सामने बैठे 4 क्लाइंट्स जो ध्रुव को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे और साथ ही वो उनके सामने अपनी डिमांड्स रख रहे थे, मगर ध्रुव का तो फोकस कहीं और पर ही था। उसमें से एक हेड क्लाइंट जो कहता है, सर अगर आपकी तरफ से अप्रूवल मिल जाता तो हम आपकी कंपनी को अपना ये सारा डिमांड बता देते जिससे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाता। हम चाहते हैं सर 5 साल के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट। वो बोल ही रहा था कि तभी वो क्लाइंट जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में ध्रुव को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी ध्रुव के कानों में एक आवाज पड़ती है, ईशान, वेयर आर यू गोइंग, कम ऑन। जैसे ही ध्रुव के कानों में आवाज पड़ती है, ध्रुव जो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो ईशान जो एक लड़की के साथ जा रहा था, उस लड़की का चेहरा ठीक से विजिबल नहीं था क्योंकि उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया था, मगर उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही क्लासी लड़की हो और किसी बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती हो। ध्रुव जन क्लाइंट्स को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, आई विल बी राइट बैक। और ये बोलकर वो थोड़ा साइड में जाते हुए वो अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ईशान इसी होटल में है और वो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा है, उस पर अपनी नज़र गड़ाए रखना। मेक श्योर उसकी गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही है मुझे उसके हर एक लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। समझ आ रही बात? और मेक श्योर कि उसे इस बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम लोग को उसके पीछे नज़र रखने के लिए कह रहा हूँ। समझ आई बात? दूसरी तरफ से उनका सेक्रेटरी जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके सर, हम देखते हैं। हाँ सर, वो बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं उनकी गाड़ी के पीछे। ध्रुव जो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को रोकते हुए कहते हैं, नो, ईशान मेरा भाई है, मुझे पता है कि उसका IQ लेवल कितना तेज है। वो तुरंत ही समझ जाएगा कि तुम लोग उसे फॉलो कर रहे हो और तुम लोग मेरे आदमी हो। गाड़ी से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसे फॉलो करो और साथ ही उस लड़की के बारे में मुझे छोटी से छोटी डिटेल्स पता हो जानी चाहिए कल तक। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके सर, हम जा रहे हैं। नॉर्मल इंसान के लिए वैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसका अपना भाई किसी लड़की के साथ होटल में आया है या फिर कहीं घूमने जा रहा है, मगर ध्रुव जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े मास्टर थे और वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते थे। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।